जय हिंद डियर लर्नर्स। आज हम कुछ स्पेशल टाइप्स की रिलेशन के बारे में जानेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन और एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो इन सब रिलेशंस के बारे में हम आज बारीकी से समझेंगे। तो इन सब रिलेशंस में बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। इन छोटे छोटे डिफरेंस को समझने के लिए छोटे छोटे बातों को ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो पहला नंबर आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो भाई पहले इसका डेफिनेशन पर थोड़ा सा नजर डाला जाए। ए बी ए सेट एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए, दैट इज रिलेशन सच दैट ए टू ए, देन आर इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो भाई इसका मतलब क्या है? आपको पता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या है? किसी एक सेट की जो जो एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स खुद से खुद के साथ जो पेयर बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, इसकी जो सेट है इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भाई वही होते हैं, लेकिन इन दोनों में भी थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाद में हम वो डिफरेंस क्या है जान लेंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ए में क्या है? 1 है, 2 है, 3, ये 3 एलिमेंट्स है। तो आपको पता है ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो ए क्रॉस ए में 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि n स्क्वायर, यानी कि ए में जितने एलिमेंट्स है उसकी स्क्वायर होगा। तो ए में 3 एलिमेंट्स है, यानी कि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, मतलब 9। तो ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे जो 9 एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स तो ऐसे होंगे 1, 1, 2, 2, अच्छा 3, 3, ऐसे तो कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना। तो इनको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब है खुद से पेयर बनाना। मतलब 1 है एक एलिमेंट तो वही 1 से बनाना, यानी कि डोमेन और रेंज में सेम एलिमेंट होनी चाहिए। यह कह रहा है ए दोनों ही ए है, ए कॉमा ए, यानी कि सेम आनी चाहिए, कॉमा के इधर और उधर सेम आनी चाहिए। तो भाई आईने के सामने जब किसी चीज की रिफ्लेक्स होती है, किसी भी चीज की ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्स होते हैं, तो क्या होता है? आईने के सामने एक इमेज बन जाती है ना। तो वो इमेज कैसा दिखता है भाई? सेम जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज है, वही सेम दिखता है ना। मान लीजिए आईने के सामने अगर राम को खड़ा की जाए तो इमेज में रहीम नहीं दिखेगा, वही राम को दिखेगा। तो रिफ्लेक्स मतलब क्या है? इमेज। रिफ्लेक्स से इमेज बनती है, और इमेज किसका बनती है? जिसको आईने के सामने खड़ा की जाएगी उसी ही का तो इमेज बनेगा ना। तो रिफ्लेक्स मतलब खुद का इमेज है। तो अगर 1 ली जाए तो इसका रिफ्लेक्ट यानी कि इमेज वही 1 है। 2 ली जाए तो इसका इमेज 2 है। 3 ली जाए तो इसका इमेज 3 है। तो इसको कहते हैं भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो भाई आपके मन में एक सवाल आ सकती है कि भाई ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है, भाई ये आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए है, तो क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन एक ही चीज है? नहीं भाई, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना, इसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स ही आने चाहिए। मतलब यहाँ जो 9 एलिमेंट्स होंगे ना ए क्रॉस ए में, 9 एलिमेंट्स में से सिर्फ ये जो 3 पेयर्स है, यानी कि इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल पेयर्स। ठीक है, अगर इनसे जो पेयर बनेंगे, 9 पेयर्स बनेंगे मैट्रिक्स सिस्टम में, यहाँ पे लिखे जाए तो यहाँ जो डायगोनली जो 3 एलिमेंट्स होंगे, देखिए कैसे। मान लीजिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 1, अच्छा 2, 2, फिर 2, 3 है, अच्छा फिर 3, 1, 3, 1, 3, 2 और 3, 3 है। ये भाई मैट्रिक्स सिस्टम में जो ए क्रॉस ए का टोटल एलिमेंट्स है, पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स है, इनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल देखिए, ये जो डायगोनल है इसको कहते हैं डायगोनल पेयर। तो ये जो डायगोनल पेयर्स है ना, ये होते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन रिफ्लेक्सिव के केस में इनके अलावा बाकी सब भी लिख सकते हैं। बात समझे? आइडेंटिटी रिलेशन के केस में सिर्फ इन डायगोनल पेयर्स आएंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में इन सब आ सकते हैं। मतलब ये जो 9 पेयर्स है, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स है, इनमें से सब के सब आ सकते हैं, लेकिन इन सब होना जरूरी है। यहाँ जितनी भी
ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ खुद की पेयर बननी चाहिए। ये जैसे देखिए डेफिनेशन में ये कह रहे हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए मतलब क्या है, ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे ना सबके साथ खुद का पेयर बननी चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो आप एक चीज देखिए, ये तो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, इन सब भी रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, आप अगर मान लीजिए ऐसे हमने लिखते हैं 1 1 2 2 3 3, ये तो डायगोनल पेयर्स आ गया ना। अच्छा, इन डायगोनल पेयर्स जोड़ के और भी किसी भी एक पेयर लिख दिया, मान लीजिए 3 1 लिख दिया, तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ खुद के साथ खुद की पेयर्स बननी चाहिए। हाँ, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ये जो डायगोनल पेयर्स है मतलब खुद के साथ खुद का जो पेयर बन रही है वो तो है, और इसके साथ इन सब 9 एलिमेंट्स में से और भी 1 2 एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, और सारे के सारे भी लिख सकते हैं। तो ये होते हैं भाई आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, मान लीजिए किसी एक रिलेशन में हमने ऐसे लिख दिया 1 1 2 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, हम नहीं कह सकते कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 तो है, 2 2 है, लेकिन यहाँ 3 3 नहीं है, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में कह रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब यहाँ ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सब एलिमेंट्स से कमा के इधर उधर सेम नंबर से पेयर्स बननी चाहिए। तो यहाँ तो बन नहीं रही ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ना तो आइडेंटिटी होगा ना तो रिफ्लेक्सिव होगा। आइडेंटिटी के लिए सिर्फ ये है, और रिफ्लेक्सिव के लिए ये भी है और ये भी है और ये भी है। तो मतलब क्या है, सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं, कभी कभी हो सकते हैं, कभी कभी ना भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन पे नजर डालते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट है, देन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies b comma a belongs to r whenever we have a relation b for a b belongs to a। तो भाई डेफिनेशन से भी हमें बहुत सारे चीजें सीखने को मिल रही है, लेकिन हाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कैसे देखिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है, अगर किसी रिलेशन में a कॉमा b दिखता है ना, तो वही रिलेशन में b कॉमा a का जो पैटर्न है वो भी होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक चीज देखिए, whenever we have a relation b, whenever we have a relation b, जब भी a रिलेशन b देखिए, यानी कि जब जहां भी a b होगा, जहां a b होगा तो इसकी रिवर्स जो b है ना, इसको भी पता लगाना पड़ेगा कि भाई इस रिलेशन की सेट में है कि नहीं। a कॉमा b अगर है तो देखना चाहिए कि भाई वही b कॉमा a मतलब इसकी रिवर्स, इसकी उल्टा, इसकी इनवर्स पेयर है कि नहीं। अगर a कॉमा b है तो इस रिलेशन में क्या इसका इनवर्स पेयर b कॉमा a है कि नहीं, ये देखना है। दूसरा एक चीज है whenever we have a relation b, इसका मतलब क्या है, अगर ये है, अगर सेट में ये है, ये दी गई है, तो चेक करना इसका रिवर्स b कॉमा a है कि नहीं। ऐसा नहीं कि भाई इस सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबकी केस में यहाँ रहना जरूरी है, यहाँ रहना जरूरी नहीं, सबके केस में ये रहना जरूरी नहीं, मतलब ऐसे पेयर बनना जरूरी नहीं। जहाँ मिले वो मिले, मतलब ए कॉमा बी के पैटर्न में मिले तो इसकी रिवर्स भी बी कॉमा ए मिलनी चाहिए, तब जाके सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं। फॉर ए बिलोंग्स टू फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बी दोनों तो वही जो गिवन सेट है इसमें रहना चाहिए। अच्छा, तो एक एग्जाम्पल से हम इसको और भी बेटर समझ सकते हैं। मान लीजिए ए में 1 2 3 4 ये कुछ 4 एलिमेंट्स हैं। तो मान लीजिए एक रिलेशन है 1 2, अच्छा 1 3 2 2, अच्छा 2 1 3 1, ठीक है। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो भाई हम पहले चेक करेंगे, पहला जो ऑर्डर पेयर है 1 2 है, तो अगर 1 2 है तो इसकी रिवर्स क्या होनी चाहिए, 2 1 भी होनी चाहिए इस सेट में, इस रिलेशन में। तो भाई क्या 2 1 इस पे है, देखिए 2 1 है, मतलब इसके लिए ये है 1 2 है तो इसकी रिवर्स 2 1 है। तो नेक्स्ट देखते हैं 1 3 है, अच्छा तो इसका भी क्या 3 1 होगा। तो देखिए ये 1 3 है तो 3 1 है, 3 1 है,
ठीक है। अच्छा ये देखिए 2,2 है तो इसका रिवर्स भी तो 2,2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेम है, ये भी दोनों सेम है, ये भी बराबर है, तो ए कमा बी या फिर बी कमा ए, ये ठीक है। तो ये यस ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और भी तो बहुत सारे पेयर्स बनेंगे ना, ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 4 × 4 होंगे, 4 4 16, टोटल 16 पेयर्स मतलब ऑर्डर पेयर्स बनेंगे ए क्रॉस ए में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 16 बनेंगे। क्या हमें ऐसा 16 पेयर्स लिखनी चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं हमें 16 पेयर्स यहाँ लिखना, ज़रूरी नहीं। और एक रिलेशन देखिए, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, 2,2 है, अच्छा 2,3 है, अच्छा 3,2 है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो पहला देखिए 2,2, तो इसके लिए तो 2,2 है, ठीक है, मतलब ए कमा बी तो बी कमा ए इसके लिए तो सेट होगा। अच्छा 2,3 तो इसका उल्टा भी 3,2 है, ठीक है, तो हाँ यस ये भी सिमेट्रिक है। और भी एक रिलेशन मान लीजिए R3, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब R3 इस रिलेशन 5 नाल रिलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा? क्या ये सिमेट्रिक होगा? हाँ भाई ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए हमें किसी ऑर्डर पेयर मिल ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रही, जब तब हम कैसे भाई बी कमा ए चेक करेंगे? अगर ए कमा बी है तो हम बी कमा ए चेक करेंगे, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए नाल रिलेशन जो होता है ना, किसी रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं है, ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? सिमेट्रिक हो जाती है, मतलब अपने आप सिमेट्रिक हो जाती है, कुछ भी नहीं है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा किसी एक सेट में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशंस के पेयर मतलब डायगोनल पेयर्स होते हैं, तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। मान लीजिए R4 है, 1,1 2,2 3,3, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? यस ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1,1 इसका रिवर्स वही 1,1, 2,2 का रिवर्स 2,2, 3,3 का रिवर्स 3,3 है। अब बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? सिमेट्रिक तो हो जाएगा, क्या वो रिफ्लेक्सिव भी होगा? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है? ए कमा ए बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, अगर ऐसे से ली जाए तो 1 1 2 2 3 3 है, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मान लीजिए ये सेट है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबसे खुद के साथ रिलेशन बनाना होगा। तो यहाँ 3,3 तक है लेकिन 4,4 नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। हाँ भाई ये सिमेट्रिक हो जाएगा अपने आप, बाय डिफॉल्ट ये सिमेट्रिक हो रही है। मान लीजिए 1,2 1,3 और 3,1, भाई क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा? तो आप चेक करते हैं, देखिए 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 है, मतलब अगर ए बी मिले ना तो बी ए भी मिल रही है, लेकिन 1,2 का ये जो रिवर्स पेयर है वो 2,1 होनी चाहिए, तो ऐसा तो यहाँ नहीं है ना, इस रिलेशन में ऐसा तो नहीं है, तो भाई इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कह सकते। आई होप आपको पूरा समझ आ गया, ठीक है। मैं नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। तो डेफिनेशन देखिए, लेट R बी ए रिलेशन ऑन ए सेट A, then R is said to be a transitive relation on A if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R for ABC belongs to A। तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर किसी रिलेशन में A, B है और B, C है, बात ध्यान से समझना, किसी रिलेशन में अगर A, B है और साथ साथ B, C भी है, तब जाके हमें देखना पड़ेगा भाई कि वही रिलेशन में A, C है कि नहीं। अगर है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, वरना नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए A = 1, 2, 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो भाई ट्रांजिटिव होने के लिए देखिए किसी एक रिलेशन R1 मान लीजिए 1, 2 है, अच्छा 2, 3 है और 1, 3 है, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो पहले देखिए 1, 2, 2, 3 इसको
ए मानिए, इसको बी मानिए, ए कमा बी, तो ये बी है तो ये भी तो बी होगा, और ये सी है तो ए बी है, बी सी है, तो क्या होनी चाहिए, ए सी भी होनी चाहिए ना, ए सी होनी चाहिए। तो ए और सी मतलब क्या है 1,3, तो यहाँ तो 1,3 है, तो भाई ये क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव है। अच्छा, और एक रिलेशन मान लीजिए है R2 1,2 है, अच्छा 2,3 है, और मान लीजिए 1,1 है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? तो देखिए 1,2 2,3, ये ए है, ये बी है, तो ये बी है और तो ये सी होगा, तो ए बी बी सी, तो क्या होनी चाहिए, ए सी होनी चाहिए, यानी कि 1 और 3 होनी चाहिए, तो 1 और 3 तो यहाँ है नहीं, 1 1 है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अच्छा, और एक रिलेशन मान लीजिए R3 एक नाल सेट है, इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो भाई यहाँ कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, मतलब देखिए यहाँ डेफिनेशन ये कह रहा है कि भाई अगर रिलेशन में ए बी और बी सी दोनों अवेलेबल है तब जाके चेक करना भाई ए सी भी है कि नहीं। अगर ये दोनों नहीं है या फिर इन दोनों में से किसी एक नहीं है तो तीसरे ये जो ए सी, इसको ढूंढने की, तलाश करने की, चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ तो ए बी और बी सी है ही नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे भाई ए सी है कि नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो रही है, ट्रांजिटिव हो रही है। ये बात ध्यान से समझना होगा, और ऐसा नहीं कि भाई यहाँ जितने सारे एलिमेंट्स आ रही है ए सेट में सबसे ऐसे ही ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा, मतलब सबसे ऐसे पैटर्न में बनाना होगा, ए बी बी सी तो ऐसी होनी चाहिए, सबसे यहाँ बनाना जरूरी नहीं है। रिलेशन में जो जो पेयर्स आ रही है इनको चेक करना, जो आ रही है इनको, जो नहीं आ रही है इसकी कोई बात ही नहीं। और आने में क्या कैसा आनी चाहिए, अगर ये आए और साथ साथ ये भी आए तब जाके ये कैसा आ रही है कि नहीं वो देखना होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए R4 में 1 1 1 2 2 1 है, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, तो हम चेक करते हैं। पहले 1 1 है तो यहाँ 1 1 बराबर है, तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। हाँ देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में ए भी बराबर हो सकती है, सेम नंबर्स हो सकती है, ए भी है तो ये भी तो भी है, ये भी है तो ये भी है 1 है, अच्छा इसको बी मानिए और इसको सी मानिए, ठीक है। ये तो अलग है ना, 1 1 मतलब ए बी, और ये जो 1 है इसको बी मानिए, तो ए बी है बी सी है, तो क्या होनी चाहिए, ए बी है बी सी है तो ए सी होनी चाहिए। तो ए और सी मतलब क्या है, 1 है 2 है, 1 है ए में 1 और सी में 2, तो 1 और 2 है, तो 1,2 यहाँ पे है कि नहीं दिखते, हाँ भाई ये तो है, इस पेयर में है। देखिए वही बी सी फिर ए सी भी बन रही है, वो जो बी सी है ना वो बाय डिफॉल्ट ए सी भी बन रही है, तो 1 2 आ रही है, तो ये भी क्या हो रही है, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो रही है। नेक्स्ट हमें और एक टाइप की रिलेशन के बारे में जानना होगा, और वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ एंड ओनली इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांजिटिव। तो भाई किसी रिलेशन में अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिले, सिमेट्रिक रिलेशन मिले और एक ही साथ साथ ट्रांजिटिव रिलेशन मिले, तो उसी रिलेशन को हम एक साथ इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाई किसी रिलेशन में इन तीनों टाइप्स की रिलेशन अवेलेबल रहना चाहिए ताकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, मान लीजिए ए सेट में 1 2 और 3 एलिमेंट्स है, तो इन तीनों एलिमेंट्स से पहला नंबर जो R1 रिलेशन है ना, इनको देखते हैं कैसे कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म हो रही है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो मतलब क्या है, यहाँ ए क्रॉस ए है, मतलब ए क्रॉस ए में जितने सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं, इन सब है। तो भाई हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन इस रिलेशन में है कि नहीं। अगर है तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि भाई वह इक्विवेलेंस रिलेशन है, वरना नहीं। तो देखते हैं। अच्छा, तो पहला देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होनी चाहिए, ए कमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ऐसी ए फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सब एलिमेंट्स खुद के साथ पेयर बनाना पड़ेगा, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होनी चाहिए,
जो एलिमेंट पहला आएगा ऑर्डर पेयर में वो बाद में भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ सेम सेम कितने पेयर्स होंगे, 1 1 2 2 और 3 3, तो 1 1 2 2 और 3 3, मतलब यहाँ सारे के सारे डायगोनल पेयर्स अवेलेबल है, तो ये भाई रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, अब नेक्स्ट चेक करेंगे क्या वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होनी चाहिए वही रिलेशन में, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होनी चाहिए। तो आप देखते हैं तो 1 1 है तो 1 1 का रिवर्स यानी कि ए बी अगर है तो ये बी ए होनी चाहिए, तो बी ए भी यहाँ होगा। अच्छा, तो 1 2 2 1 देखते हैं, तो 1 2 का 2 1 है। अच्छा, 1 1 का खुद का तो है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 1 3 का 3 1 है। अच्छा, अब देखिए ये तो ऑलरेडी हो गया ना 2 1 1 2 के साथ। अब 2 3 देखिए 3 2 है, 2 3 3 2 है, तो यहाँ देखिए सिमेट्रिक रिलेशन भी मिल रही है। अच्छा, सिमेट्रिक भी मिल गया। अब हमें चेक करना भाई ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या शर्त है भाई, अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन में है, ए कॉमा बी किसी रिलेशन में है और साथ साथ बी कॉमा सी भी वही रिलेशन में है, तो क्या है, अगर ए कॉमा बी है और साथ साथ बी कॉमा सी भी है तो इट मस्ट बी ए कॉमा सी इन दिस रिलेशन, ए कॉमा सी भी होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं, देखिए 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 है, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी मतलब क्या है 1 कॉमा 1 होनी चाहिए। 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 तो 1 कॉमा 1 है, तो 1 कॉमा 1 है। इसको देखिए 1 कॉमा 2 है, 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 है, मतलब ए कॉमा बी है, ए भी है और बी सी है, तो ए सी भी होनी चाहिए ना, ए सी भी होनी चाहिए। तो ए सी मतलब क्या है, ए सी मतलब 1 2, तो 1 2 तो इसमें है ना, बाय डिफॉल्ट इसमें भी है। तो आप इसको लेकर चेक करते हैं, तो देखिए 1 3 है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो इसको बी मानिए, तो ये बी और इसको सी मानिए, तो ए सी होनी चाहिए। तो 1 2 ए सी 1 2 होनी चाहिए, तो 1 2 देखिए यहाँ पे 1 2 है। तो इस पूरे रिलेशन में देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन भी आपको मिल रही है। तो हम कह सकते हैं भाई ये जो R1 है ना, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप देखते हैं R2, R2 में यहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब ये 5 है, नाल सेट है, कुछ है नहीं। देखिए भाई किसी भी नाल सेट रिलेशन में किसी भी ऑर्डर पेयर ना हो तो वो सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है, क्योंकि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हर एलिमेंट से पेयर बनना चाहिए, जहाँ कंडीशन अप्लाइड है वहाँ चेक करना है। लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए सब जो एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट यहाँ जो एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स खुद के साथ पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव में जो खुद के साथ खुद पेयर बनना है वो भी तो नहीं है, तो इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि इसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते, और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते तो इक्विवेलेंस भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इक्विवेलेंस कहने के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन अवेलेबल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स ये ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हो सकती है। तो ये नंबर देखिए 1 1 2 2 3 3, क्या ये इक्विवेलेंस है? तो इक्विवेलेंस होने के लिए पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो ये जो ए सेट है यहाँ 1 1 1 1, अच्छा 2 2 और 3 3 होना ज़रूरी है पहला रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो ये तो है नहीं, 1 1 है, 3 3 है, 2 2 है, तो ये तो है 1 1 2 2 3 3 है। हाँ, रिफ्लेक्सिव मिल गई। अब देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो भाई ये सिमेट्रिक है कि नहीं, देखिए सिमेट्रिक होने के लिए क्या करनी चाहिए, ए कमा बी है तो इम्प्लाइज बी कमा ए भी होनी चाहिए। तो देखिए बाई डिफॉल्ट ये सिमेट्रिक हो रहा है। अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिव होने के लिए ये भी रिलेशन में होनी चाहिए और बी सी भी होनी चाहिए, और अगर इन दोनों हैं तब जाके ए सी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 1 है, अच्छा ए है बी है, अच्छा बी सी नहीं है, तो जब यह बी सी है ही नहीं तो सी ए सी चेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्या हो रही है, ट्रांजिटिव हो रही है। तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए R4 2 1
2 3 3 2 2 2 1 1। तो पहला हमें क्या चेक करना, रिफ्लेक्सिव चेक करना। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होनी चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 यहाँ तो है नहीं, 2 2 है 1 1 है लेकिन 3 3 नहीं है। तो पहला बात यहाँ पे खत्म हो गया कि भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो भाई इक्विवेलेंस कहाँ से होगा। बाकी दोनों चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि पहला ही रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस नहीं कह सकते। भाई साहब नेक्स्ट और एक टाइप की रिलेशन है वो है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ये बहुत कंफ्यूजिंग रिलेशन है, बहुत कंफ्यूजिंग है। ज़्यादातर बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई एंटीसिमेट्रिक असल में होता है क्या। तो डेफिनेशन से आप ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन पे थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, देन आर इज सेड टू बी एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इफ AB belongs to R and BA belongs to R implies A is equal to B। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि इस डेफिनेशन से? मुझे लगता है नहीं, बहुत कम लोगों को ये समझ में आएगा डेफिनेशन डायरेक्ट। तो भाई मैं समझा देता हूँ। एंटीसिमेट्रिक का मतलब है सिमेट्रिक का उल्टा। एंटीसिमेट्रिक समझने के पहले आपको सिमेट्रिक समझना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक क्या होता है, मान लीजिए किसी एक सेट ए है, ए सेट में 1 2 और 3 ये कुछ 3 एलिमेंट्स है। तो सिमेट्रिक कब होगा, जब A, B बिलोंग्स टू R होगा तो ये इम्प्लाई करेगा B, A बिलोंग्स टू R। मतलब किसी रिलेशन में अगर A, B पाई जाए ना तो वही रिलेशन में इसका रिवर्स यानी कि B, R पाया जाना जरूरी होगा, वरना नहीं। हाँ भाई A, B नहीं है, A, B ये से ए में से बन नहीं रही तो इसकी उल्टा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर ए बी है तो भाई इसका रिवर्स बी ए है कि नहीं वो चेक करना। अगर है तो सिमेट्रिक है वरना सिमेट्रिक नहीं है। मान लीजिए 1 2 लिया ना तो इसका सिमेट्रिक होगा 2 1 का, 2 1 ये सिमेट्रिक होगा। मान लीजिए ये एक R1 है, एक रिलेशन है तो ये भाई सिमेट्रिक बन गई क्योंकि हमें यहाँ एक पेयर मिला 1 2 से एक पेयर मिला ना, तो इसका रिवर्स हमें देखना पड़ेगा कि भाई 2 1 है कि नहीं। अगर है तो वो सिमेट्रिक है। हाँ भाई 2 1 तो है। और बाकी कितने कौन कौन से एलिमेंट्स है और कितने कितने पेयर्स बन रही है देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेयर्स है 1 2 और इसकी रिवर्स 2 1 है। तो 1 2 है तो हम चेक करेंगे भाई इसकी रिवर्स क्या 2 1 है कि नहीं। हाँ है तो ये सिमेट्रिक है, ये क्या है सिमेट्रिक है। भाई अगर हमने यहाँ पे और एक पेयर ऐड कर दिया, मान लीजिए 2 3 है, अब क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, अब ये सिमेट्रिक नहीं रही क्योंकि देखिए 2 3 का उल्टा क्या है 3 2 है, लेकिन इस रिलेशन में 3 2 तो नहीं है तो इसको हम सिमेट्रिक नहीं कह सकते। मान लीजिए 1 2 2 2 और 2 1 यह एक रिलेशन है, 1 2 है और 2 1 है। तो इसका रिवर्स यानी कि A, B का रिवर्स B, A तो है, तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो है। क्या यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक है? तो एंटीसिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, A इज इक्वल टू B होनी चाहिए। तो देखिए ये A B है, 1 और 2 बराबर नहीं है ना, 1 नॉट इक्वल टू 2 बराबर तो है नहीं, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। हाँ ये सिमेट्रिक है। और एक रिलेशन ले लेते हैं 1 1 2 2 और 1 3 है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है। तो भाई हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना कि एंटीसिमेट्रिक होने के लिए ए और बी दोनों बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वरना नहीं। देखिए अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो बात खत्म, ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। ए बी है, बी ए है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी है, तब हम कह सकते हैं भाई ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। एंटीसिमेट्रिक होने के लिए जो जो पेयर्स बन रही है ना ए और बी से वो बराबर होनी चाहिए। तो देखिए 1 1 ये ए बी बराबर है, 2 2 ए बी बराबर है। एंटीसिमेट्रिक पता करने की और एक ट्रिक है, अगर किसी रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इस रिलेशन में बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। यानी कि अगर बी है और बी ए भी है तो ये ए बी को भी बराबर नहीं होगा। अगर ए बी है और बी ए भी है तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा, और अगर ए नॉट इक्वल टू बी होगा मतलब ए भी बराबर ना होगा ना तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। हाँ लेकिन इस केस में हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ ए बी बराबर है। एंटीसिमेट्रिक चेक करने की जो ट्रिक है वो ये है कि भाई इस रिलेशन में अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब जाके एंटीसिमेट्रिक होगा। तो यहाँ देखिए 1,2 है और इसकी उल्टा 2,1 है, तो इसका मतलब क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी, ए और बी बराबर नहीं हो रही है, ए बी बराबर नहीं हो रही है तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। लेकिन इसके केस में एंटीसिमेट्रिक हो रहा है क्योंकि देखिए 1, 1, 2, 2 ए बी दोनों बराबर है। आई होप आपने समझ लिया।